हेलो, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज हमारे साथ है मनप्रीत कौर, जिन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ में ऑल इंडिया रैंक 95 अचीव किया है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन मनप्रीत को। थैंक यू सो मच सर। और आज हम लोग जानेंगे कि मनप्रीत की जो क्या स्ट्रैटेजी थी, इनकी क्या किस टाइप से इन्होंने एक स्टूडेंट से मतलब एक ऑफिसर बनने की क्या जर्नी रही। अलग अलग सब्जेक्ट की किस टाइप से इन्होंने प्रिपरेशन किया, चाहे वो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ हो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे फिर अदर सब्जेक्ट्स हो। सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनके साथ और ये मतलब जानेंगे कि किस टाइप से इन्होंने अपनी जर्नी को लगातार एक पैंडेमिक के टाइम में भी कंटिन्यू रखा और पढ़ाई से जुड़े रहे। और मतलब सारी चीजें इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं मनप्रीत को अपने यूट्यूब चैनल पे। वेलकम मनप्रीत हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। मनप्रीत, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पेरेंट्स के बारे में कुछ बताइए। जी सर। सर मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ जी और माय फादर वाज इन आर्मी। तो मेरी स्कूलिंग बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हुई है जी और केंद्रीय विद्यालय डिफरेंट सिटीज। देयर आफ्टर सर मैंने बीएससी की है विद पीसीएम नॉन मेडिकल हिसार हरियाणा से, जी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिसार से। उसके बाद आई डिसाइडेड टू परस्यू सिविल सर्विसेज और जिसकी वजह से मैंने हिस्ट्री ऑप्शन लिया और इग्नू से बाद में मैंने मास्टर्स किया हिस्ट्री में। जी सो ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड था। और आई एम मैरिड सिंस लास्ट 5 years और thereafter I've been preparing for again civil services or other exams. तो जैसे कि आपने बताया कि आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे। जी जैसे सर। सिविल सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें कि सिविल सर्विसेज की आपकी प्रिपरेशन कर रहे थे और एक तरफ से बीएससी भी था आपके पास, तो मतलब आपका जो एक तो अदर सब्जेक्ट इधर आपका हो गया हिस्ट्री ज्योग्राफी ये, और उसके बाद फिर मैथ और क्वांट की बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो थोड़ा सा वो फेवर एरिया हो जाता है आपका। तो आप मतलब हमें बताइए कि किस टाइप से आपको मतलब कितना फायदा मिला आपको जैसे गवर्नमेंट मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन में और बीएससी से इस एग्जाम के लिए। सर यूपीएससी मतलब सिविल सर्विसेज के लिए ही या ईपीएफओ के लिए पर्टिकुलरली आप पूछ रहे हैं? जी मैं यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज के लिए आप कर रहे थे उससे कितना फायदा मिला आपको ईपीएफओ में। हाँ सर, बहुत बहुत ज्यादा। पहली बात तो शायद फॉर्म ही इसलिए भरा गया कि यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करवा रही है जी एंड ऑफ कोर्स ईपीएफओ इज नॉट अ रेगुलर एग्जाम, तो हर साल नहीं होता, आपको नहीं पता होता। जी बिल्कुल। तो इसी वजह से भरा गया था और पैटर्न मोर और लेस सिमिलर था। सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स टोटली न्यू थे विच इंक्लूडेड जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी। सम एक्सटेंट हो भी जाता है, हमारी स्कीम्स हम कवर करती हैं यूपीएससी में, बट अकाउंटिंग एक टोटली डिफरेंट पार्ट था। तो उसके अलावा तो जो भी करंट अफेयर वाला पार्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी चीजें हैं, जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है, तो वो मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से यूपीएससी की प्रिपरेशन में ही कवर्ड था। जी तो yes, it helped. अगर हम लोग वीक एरियाज की बात करें, आपके जो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया और इंडस्ट्रियल रिलेशन की किस टाइप से आपकी थी। जी सर। सर मैंने एक्चुअली, क्योंकि बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं था अकाउंट्स में, तो जी मैंने यूट्यूब से वीडियोस के नोट्स बना लिए थे। जी तो डिफरेंट चैनल्स इस टाइम पे प्रोवाइड कर रहे थे और मुझे मतलब आई डोंट नो हाउ मच टू ट्रस्ट देम, बट मुझे पता था कि जो मुझे ठीक लगेगा। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर बहुत एनालाइज किया, मतलब 2 पेपर मेरे पास थे, मैंने उनको एनालाइज किया और शायद लेबर कमीशन का भी मैंने पेपर एनालाइज कर लिया था, बिकॉज सिमिलर सॉर्ट ऑफ ड्यूटीज होती है उनकी। तो मैंने 2-3 पेपर एनालाइज करके और देखा था कि ये मटेरियल कुछ कुछ हमें इन वीडियोस से मिल रहा है। जी तो उसके बाद मैंने बस एक चीज की थी कि थॉरोली उसको रिवाइज किया, तो अपने नोट्स बनाए जो मैंने बहुत फास्ट स्पीड में बनाए थे, 2 या 3 दिन में मैंने बना के छोड़ दिए थे। जी जी क्योंकि उस साल मेरा मेंस में नहीं क्लियर हुआ था, जी 2020 का। तो और 9th मई को उस साल एग्जाम होने वाला था पहले, जो बाद में डिले हुआ था। जी तो आई वाज इन अ हसल कि मुझे इस बार ये निकालना है। जी। तो इस तरह से मैंने जल्दी जल्दी कवर किया था। और अगर हम लोग देखें कि इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश जो पूछा गया था वो आपके जो सिविल सर्विसेज से थोड़ा सा अलग था, जी सर। क्योंकि ये एसएससी टाइप की इंग्लिश पूछी गई थी और इसमें बहुत सारे हाँ क्वेश्चन बिल्कुल। भी थे। तो उसको कैसे डील किया था। सर फॉर्चुनेटली मेरा थोड़ा बैकग्राउंड रहा है इंग्लिश वगैरह में, मतलब ज़्यादा मुझे मुश्किल होती नहीं थी ग्रामर में। जी बट इसके अलावा लेकिन मैंने फिर भी ये किया था, मैंने टेस्ट सीरीज बहुत लगाई थी, इंक्लूडिंग विकिपीडिया,
और 2-3 चैनल्स की लगाई थी और टेक्स्ट बुक वगैरह बहुत सारी टेस्ट सीरीज मैंने ले ली थी। एंड 1 महीने जब बाद में एग्जाम डिले हो गया था, 1 महीने के बाद से फिर मैंने लगभग हफ्ते में 3 या 4 टेस्ट तो मिनिमम मैं लगा देती थी। जी, तो वहाँ से मैं अपनी वीकनेसेस देख रही थी, जो मुझे एरियाज़ वीक लग रहे थे, तो मैं उनका नोट डाउन करके नोटबुक रखती थी जी। और उसमें नोट डाउन करती जाती थी। तो उस तरह से मैंने इंग्लिश कवर किया था। इंग्लिश के लिए ज़्यादा अलग से मैंने और ज़्यादा नहीं किया था। बट ये और न्यूज़पेपर हेल्प किया। अगर हम लोग बात करें करंट अफेयर की, कि जैसे कि करंट अफेयर क्या होता है कि आपने यूपीएससी की, जनरली बच्चे ऐसे करते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो करते रह जाते हैं। तो क्या उनसे कितना फायदा मिला यहाँ पे? क्योंकि ईपीएफओ में थोड़ा सा इजी स्टैटिक पोर्शन पूछ लिया गया था, जी, तो जी। उससे कितना फायदा मिला यहाँ पे? बिल्कुल सर। लकीली इसमें करंट अफेयर का पोर्शन बहुत कम आया और बहुत अ, मतलब इतना ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसा मैंने बताया कि मैंने प्रीवियस से पेपर थोड़ा इस बार ज़्यादा एम्फसाइज़ किए थे, जो मुझे मेरी सिविल सर्विसेज़ में कमी लगी थी। तो मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ों में अच्छा मार्क्स लाने हैं, व्हिच इंक्लूडेड क्वांट्स और इंग्लिश अगेन और अकाउंटिंग। यहाँ पे अगर आप अपर हैंड ले लेंगे तो बाकी चीज़ें हैंडल हो जाएँगी। तो जी, इसीलिए मैंने करंट अफेयर के लिए एक्सट्रीमली फ़ोकस नहीं किया। मैंने उ उतना टाइम मैंने रिवीजन को दिया। जी, तो इसलिए करंट अफेयर्स का था, जो रेगुलर मैगज़ीन्स हम पढ़ते हैं सिविल सर्विसेज़ के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की आती हैं, तो वो कोई भी एक मैगज़ीन आप फ़ॉलो कर सकते हो। बट अगर आप बहुत ज़्यादा इंसिस्ट नहीं भी करना चाहते तो भी चलेगा। सेकंडली जो मैं टेस्ट लगा रही थी, तो उनमें से अगेन मैं करंट अफेयर का कोई मुझे अगर नया फैक्ट दिखता था तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती थी। जी। तो इस तरह से मैं कर रही थी। हालाँकि हाँ, मैंने लेबर रिलेटेड न्यूज़ थोड़ा-सा ध्यान से फ़ोकस की थी। अगर मुझे कुछ लेबर का कुछ मिलता था तो वो मैं सर्च करके रख लेती थी। और अगर हम लोग बात करें कि इंटरव्यू प्रिपरेशन की, कि किस टाइप से जी। आपने इंटरव्यू प्रिपरेशन किया था? सर, ये पार्ट मैंने बहुत फ़ोकस किया था क्योंकि मेरे थोड़े डिसेंट मार्क्स मुझे लग रहे थे कि बन गए हैं शायद उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो मैंने 2-3 चीज़ें की थी। आई वाज़ इन जामिया मिलिया इस्लामिया, जी, जो यूपीएससी, आईएएस के स्टूडेंट्स के लिए आजकल एक हब है। इट्स अ ग्रेट प्लेटफ़ॉर्म। तो इंटरव्यू के लिए वहाँ पे मैंने सीनियर से बहुत गाइडेंस ली। गरिमा दहिया मैम हू इज़ एन आईपीएस, उनसे पूछा और उनके नोट्स देखे हाउ डू दे प्रिपेयर। तो उनका भी उस वक़्त इंटरव्यू चल रहे थे, तो मैंने उनके साथ इंटरैक्ट करके मैंने देखा कि वो अपना पोर्टफोलियो डैफ इस तरह से तैयार करते हैं कि उनके बारे में आप कुछ भी पूछेंगे तो दे जस्ट नो इट। तो वो पूरा इंटरनलाइज़ कर लेते हैं अपनी पर्सनैलिटी को। तो मैंने अपनी पर्सनैलिटी वाला पार्ट पूरा अच्छे से कवर किया। उसके अलावा अगेन करंट अफेयर एक डिफरेंट पोर्शन है ही, जी, और क्योंकि मेरा हिस्ट्री में भी बैकग्राउंड रहा है, जी, तो और ऑप्शनल रहा है और वो पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि आपका ऑप्शनल क्या है। जी, अ, बिल्कुल। तो वो मैंने कवर किया। तो ये 3 चीज़ों पे बहुत किया, मॉक इंटरव्यूज़ दिए और ग्रुप में बहुत स्टडी किया। और टेलीग्राम पे मैंने एक ग्रुप जॉइन किया था, उसमें 6-7 बच्चे थे और इट रियली हेल्प्ड। हमने बहुत आपस में मॉक लिए। जी। मॉक इंटरव्यू अगर हम लोग बात करें कि बहुत सारे बच्चे मॉक इंटरव्यू लगाते हैं, तो क्या मॉक इंटरव्यू से कितने फायदे होते हुँ। सर इट डिपेंड्स। अगर टाइम कम है तो आप शायद स्किप कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्प करता है आपको फॉर्मल होने में। हैं? जी, क्योंकि अगर आप फ्रेंड्स के साथ भी कर रहे हैं तो ट्राई टू मेक इट एज़ फॉर्मल एज़ पॉसिबल। लेकिन जब आप एक्चुअल मॉक इंटरव्यू में जाते हैं, यू सी सीनियर पीपल सिटिंग देयर एंड यू इंटरैक्ट विद देम, तो आप एक ज़्यादा अच्छे से इस माहौल में आते हैं और आप आगे अच्छे से खुद को प्रेज़ेंट कर पाते हैं। तो वहाँ हेल्प होती है। सेकेंडली फीडबैक्स आल्सो, क्योंकि जब आप फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो मुझे लगता है एक इश्यू जो रहता है कि वो भी आप ही के लेवल पे हैं। जी, तो उनके भी कुछ परसेप्शन होंगे इंटरव्यू को लेके कि अरे ये चीज़ तो बोल ही नहीं सकते हैं। जी, जी, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता था कि अगर आप सीएसई में सेलेक्ट हो जाते हैं, यूपीएससी सीएसई में, तो क्या आप ईपीएफ को छोड़ देंगे? जी, तो हमारे ग्रुप में ये डिस्कशन होता था कि नहीं, नहीं, नहीं छोड़ेंगे, बट दिस इज़ एन डिसऑनेस्ट आंसर। तो आप उन्हें पता है कि आप छोड़ देंगे, अगर आप आईएएस बनते हैं तो ऑफ कोर्स यू विल लीव इट। तो ये चीज़ मैंने मॉक इंटरव्यूज़ में सीखी कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट कि यस सर, इट प्रोवाइड्स मी अ बिगर प्लेटफॉर्म टू सर्व द नेशन और व्हाटएवर, मतलब वी वांट टू जस्टिफाई इट, बट एक्सेप्ट इट। तो ये मुझे लगता है मॉक और फ्रेंड्स के साथ मॉक में फ़र्क होता है। तो मॉक्स आई गेस हेल्प्स। अ, आप मतलब ऐसा कुछ इंसिडेंट जो आपके जो फाइनल मौके वहाँ पे यूपीएससी में हुआ था, उसमें कोई इंसिडेंट आप अगर शेयर करना चाहें हमसे? सर एज़ सच तो मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा है, बट एक इंटरव्यू में मुझे फीडबैक मिला था दैट यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट योर पर्सनैलिटी।
और उसके बाद मैं बहुत कॉन्शियस हो गई थी कि मुझे कॉन्शियस कैसे नहीं होना है. बट ओवरऑल आई हैड वेरी गुड एक्सपीरियंस एट इंटरव्यूज. आई वाज नर्वस बट कॉन्फिडेंट एज वेल. मुझे पता था कि आई इफ थिंग्स गो वेल आई डू फाइन. और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो थी, जो हाँ मैंने मॉक इंटरव्यूज में मुझे बताया गया था कि दे मे ट्राई टू प्रेशराइज यू. आपकी बस मतलब ठीक जा रही है आपकी चीजें, तो अगर आपको प्रेशराइज करते हैं तो आप ब्लफ मत कीजिएगा. अगर आपको नहीं आ रहा तो ना बोल के निकलिएगा. तो वो मुझे एक्चुअल इंटरव्यू में हुआ. उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पूछा. पहले मनी लॉन्ड्रिंग पूछा क्या होता है, फिर एक्ट पूछा, वो मुझे पता था. और हिज टोन वाज अ बिट रफ, तो वो थोड़ा प्रेशराइज कर रहे थे. और फिर उन्होंने फाइनली बोला कि अच्छा विच एजेंसी डील्स विद मनी लॉन्ड्रिंग. और समहाउ उस वक्त मैं आरबीआई और ईडी में कंफ्यूज हो रही थी. और ईडी के बारे में मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं आ रहा था. तो मैंने फिर सर से गेस्ट करने के लिए बोला और फिर मैंने आरबीआई और ईडी बोला. तो फिर अगेन ही ट्राई टू प्रेशराइज कि आपको श्योरली नहीं पता, आर यू नॉट श्योर. सो आई सेड सॉरी सर, आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई विल रीड अपॉन इट. तो डू नॉट गेट प्रेशराइज्ड, आई सेड दैट. उसके बाद उन्होंने बिल्कुल काम हो गए. और रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग मेरी हॉबी है, उसपे पूछा. तो जस्ट डोंट गेट प्रेशराइज्ड. हाउएवर अभी मार्क्स नहीं आए, आई डोंट नो व्हाट मार्क्स आई गॉट, बट आई फेल्ट कि वो चीज हेल्प करती है. मनप्रीत, अगर आप जैसे हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो अभी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई अलग जैसे सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ईपीएफओ में इंटरव्यू तक गए लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, उनको अगर आप कुछ सजेशन देना चाहो तो? सजेशन तो सर ये कहेंगे कि इट्स वेरी वेरी टफ, इट्स वेरी डिसहार्टनिंग जब नहीं होता है फाइनल लिस्ट में नाम ना आना. और मुझे याद है जब मेरा लिस्ट में नाम आ गया था तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे थे. एंड आई टोल्ड देम कि लिस्ट में नाम ना आना इज अ फीलिंग विच आई नो एंड आई रिएक्ट टू दैट. लिस्ट में नाम आना इज सो न्यू, मुझे नहीं पता कि मैं क्या फील कर रही हूँ. तो why I'm saying this is कि you have to fail again and again. ये जर्नी मतलब there are very few I don't know prodigies who can crack it in one go, be it UPSC, CSE or any other exam for that matter. For me the journey was very very long. It had been 8-9 years. I've got married in between and there are so many things. Eventually हो गया. तो अब जैसे आड़ोसी पड़ोसी आके बता रहे थे कि अरे हमें तो पता था आपका हो जाएगा. बट आपको डीप इनसाइड पता था कि एवरीबॉडी वाज रेडी टू ब्लेम यू कि देखा कुछ नहीं हुआ. तो इट्स ओके, जस्ट स्टे काम, करते रहो, हैव फेथ इन योरसेल्फ. और प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करो प्लीज, बहुत अच्छे से एनालाइज करो एंड वर्क हार्ड. थिंग्स विल टर्न अराउंड. थैंक यू मनप्रीत, आपने हमें इतना so वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दिया, अपने बारे में बताया और जो भी आपने इनपुट दिया हमें कि जो बच्चे के मतलब एस्पिरेंट्स के लिए, आई होप उनको वो उनसे फायदा ले सके. एंड सबसे पहले बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन आपके के लिए और थैंक यू फॉर जो आपने हमें इतना वैल्यूबल टाइम दिया.